So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 16th of March 2021. तो आज है तारीख 16 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीख कर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जो गलतियां हैं एटलीस्ट वो आपके पास प्रूफ बचता है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ट्राई कर रहे हो। अब ये मिस्टेक्स पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां कर रहे हो लेकिन आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो और आपसे गलतियां हो रही हैं, तो उनको भूलो और आप सोचो कि हाँ गलतियां हो रही हैं तो एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, ये गलतियां कभी ना तो कभी तो सुधरेंगी, ठीक है। आज गलती हो रही है, कल हो रही है, परसों होगी, लेकिन उसके बाद तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो क्या इंप्रूवमेंट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कौन कौन से आर्टिकल का हमें डिस्कशन करना है इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो ये स्टडी ग्लोस पे वीडियो अपलोड होता है, इसके अंदर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट आर्टिकल्स प्लस लेंदी आर्टिकल दोनों ही लेकर आता हूँ। यानी कि हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते हैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आज की अगर हम बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल इन शॉर्ट का। पहला आर्टिकल है, श्रीलंका के अंदर अभी बुरखे को बैन करा गया है। तो इसके बारे में जानेंगे क्या रीजन दिया है श्रीलंका ने, क्यों यहां पर बैन करने की बात करी गई है। सेकेंड आर्टिकल आता है LGBTIQ। अब ये क्या होता है मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन उसमें यहां पे बोला गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें इन लोगों को थोड़ा सा छूट दिया गया है। इनके जो राइट्स हैं आप कह सकते हो, उनको पूरा का पूरा हक दिया है रहने का, वहां पे एक फ्रीडम दी है। किस चीज़ को रिलेटेड दी है वो सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, बात करी गई है जीनोम मैपिंग के बारे में। तो इंडियन ओशन में हम लोग चीज़ें को बारे में रिसर्च करने वाले हैं, कैसे वर्क करता है इंडियन ओशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिसर्चेस करेंगे इस ओशन को लेकर। तो उसकी जीनोम मैपिंग होगी। तो मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगा जीनोम मैपिंग क्या है और यहाँ पे इंडियन ओशन में हम लोग कैसे कैसे ये चीज़ें कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों ये आर्टिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल इन डिटेल की, जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल बात करता है म्यांमार के बारे में। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आर्टिकल होने वाला ये म्यांमार का आर्टिकल है। आप कह सकते हो 2021 में शुरुआत में ही इस आर्टिकल ने आप कह सकते हो बहुत दबदबा बना लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पे म्यांमार का इशू समझाऊंगा, क्या यहाँ पे विवाद चल रहा है, किस चीज़ को लेकर चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे इंडिया का क्या स्टेटमेंट है। इंडिया ने बोला है कि जो इलीगल इन्फ्लक्स हैं, यानी कि जो म्यांमार छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको एंट्री ना मिले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जानने के लिए, ठीक है। UN कन्वेंशन और बहुत सारी चीज़ें, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर देखो काफ़ी सारे केसेस ऐसे चलते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। मतलब कि वो बंदा मुजरिम नहीं है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ केस चलता रहता है। बंदा जेल में रह के आ चुका होता है, लेकिन जब देखा जाता है तो वो मुजरिम नहीं होता, ठीक है। उसने वो गलती करी नहीं होती है। तो उसको देखते हुए हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर क्या लॉ है, इसको कंपनसेशन देना चाहिए। मतलब उन लोगों को जो भी यहाँ पर गलत तरीके से प्रोसिक्यूट करे गए हैं, उन लोगों को एक मुआवजा पे करना चाहिए, ठीक है, सरकार को, जिससे कि उस बंदे को बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। बात करी गई है वर्ल्ड पाई डे को सेलिब्रेट किया जाता है कौन से दिन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है 13 मार्च, 14 मार्च, 15 या फिर 16 मार्च। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड पाई डे, पाई, हाँ जी हाँ, वही वाला मैथमेटिक्स वाला पाई है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आप लोग को इसका उत्तर देना है। सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो आज का हमारा है ये सबसे पहला आर्टिकल इन शॉर्ट्स का। बात करी गई है बुरखे को बैन करा है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका जल्दी ही इसको बैन कर देगा पूरी तरह से। अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट जो है पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा जल्दी, ये पूरा का पूरा 100% श्योर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या दिया है, बेसिकली श्रीलंका ने ऐसा क्यों करा है, तो उसके बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर आया था। श्रीलंका अनाउंसेस बुरका बैन टू शट 1000 मदरसाज। साथ ही साथ यहाँ पे बुरके को तो बैन कर ही रहा है श्रीलंका, साथ ही साथ 1000 मदरसाज को भी जो है यहाँ पे बंद करवा रहा है।
अब इसके बारे में जानेंगे क्या है बेसिकली। तो श्रीलंका के द्वारा ये स्टेटमेंट दी और काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई है। बोला गया है कि जो ये बुर्का है ये टेररिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा एक और टर्म यूज करा गया है जो कि आप कह सकते हो एक्सट्रीमिज्म, तो काफ़ी उग्रवादी को यहाँ पे प्रमोट करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ठीक है। पता नहीं कैसे इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अगर हम लोग अपने पर्सनल व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये बन जाता है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अगर ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रीलंका ने बेसिकली यहाँ पर ये बोला है। और दूसरी बात इनके द्वारा बोला गया, जो उनके पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, इनके अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर बोला गया कि जो श्रीलंका की नेशनल सिक्योरिटी है उसको काफ़ी खतरा पहुंच सकता है अगर ये लोग बुर्के को ऐसे ही रहने देंगे, बुर्के को बैन नहीं करेंगे तो फिर श्रीलंका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। दूसरी बात इनके द्वारा ये बोली गई, जो ये श्रीलंका में अभी जो बुर्का आया है ये बहुत जल्दी आया है, ऐसा नहीं है कि सालों से बहुत पहले से चल रहा है, तो ये जल्दी आया है तो इसको बैन कर देना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट दी गई है वहाँ के मिनिस्टर्स के द्वारा। उसके बाद देखोगे इन्होंने बोला बुर्के को तो चलो बैन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ 1000 मदरसास को भी जो है शट डाउन कर देंगे। और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट क्या दी गई, अभी देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे श्रीलंका ये स्टेप उठा रहा है, उससे पहले भी 2019 के अंदर श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर टेरर बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है। एक बॉम्बिंग देखने को मिला था, बॉम्बार्डमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद भी यहाँ पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट ने उसने टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए जो है बैन कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर ये परमानेंटली बैन करने की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो जो ये बुर्का होता है, टाइप्स ऑफ मुस्लिम फीमेल हेड गियर, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं आप लोग देख पाओगे। इस तरीके से ये हिजाब होता है, चादर और निकाब, और उसके बाद जो है बुर्का। तो इस तरीके के यहाँ पे आप देख पाओगे, ये भी इनके भी टाइप्स होते हैं। तो आप लोगों को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है। डेली बेसिस पे हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखना है। और ऑब्वियस ही बात है इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं, जो मैं ये 4-5 मुश्किल से मैं 5 या 6 टॉपिक्स लेकर आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, प्लस आप लोगों को कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। तैयारी नहीं कर रहे हो किसी एग्जाम की तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है LGBTIQ फ्रीडम जोन के बारे में। अब देखो यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट अगर हम बात करें, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर 27 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती है आगे हम लोग देखेंगे। तो 27 मेंबर हैं इसके अंदर, 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब यहाँ पर जो LGBTIQ है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली। LGBTIQ मतलब L से लेस्बियन, G से गे, बाइसेक्सुअल, फिर उसके बाद ट्रांस, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और क्वीर। तो ये सब लोग हो गए, ठीक है, LGBTIQ के अंदर। अब इन लोगों को एक फ्रीडम जोन करार दे दिया गया है, यानी कि जो ये यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर LGBTIQ इन लोगों को जो है एक फ्रीडम रहेगा, एक छूट मिलेगी। इनके जो हक हैं उनके ऊपर इनको पूरा का पूरा छूट मिलने वाला है, इनको फ्रीडम मिलने वाली है। आज से पहले ये फ्रीडम इतनी नहीं होती थी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो चर्चा पोलैंड को लेकर करी गई है। वो क्यों लेकर करी गई है मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, ये आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक्सप्लेन पेज में बोला गया है यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया है LGBTIQ के लिए फ्रीडम जोन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को डिक्लेयर कर दिया गया है बेसिकली। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक चीज़, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरोपियन यूनियन ये वाले जो हैं ये सारे मेंबर्स आते हैं इसके अंदर, और देख पाओगे आप लोग ये 27 के 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के आज के टाइम पर, ठीक है। तो इसका PDF वगैरह आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी ग्लोज का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये जो LGBTIQ पर्सन्स हैं, मैंने बता दिया आपको ये कौन होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों को फ्रीडम टू लिव होना चाहिए, यानी कि जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरा हक होना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है, इन लोगों के प्रति ना बहुत सारा भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। इन लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। उनके पास फ्रीडम हो, वो पूरी तरह से रह सकें, पब्लिकली अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दिखा सकें, अपनी जेंडर आइडेंटिटी बता सकें। आज के टाइम पे ये लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी छुपाते हुए फिरते हैं। इन लोगों को अलग तरीके से देखना पड़ता है, सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है। तो बेसिकली उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर LGBTIQ ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई इन लोगों को पूरी तरह से जीने का हक है, और इनके लिए फ्रीडम जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि ये लोग, ताकि इनको कोई डर ना हो, ठीक है, कि इनके खिलाफ भेदभाव हो, ये सारी चीज़ें हो, तो इंसान जो है काफ़ी डिप्रेशन में पहुंच जाता है ये सारी चीज़ें सोच कर, ठीक है। तो भेदभाव वगैरह ना हो, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी स्टेप उठाए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
बेसिकली पोलैंड की बात करी गई है। पोलैंड के अंदर पहले ये नहीं हुआ करता था। पोलैंड में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 100 जगह डिक्लेयर कर दी कि हाँ भाई यहाँ पर जो है छूट रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर इनको फ्रीडम जोन नहीं, इनको आप कह सकते हो इनके लिए फ्री जोन्स नहीं है। तो अब यहाँ पर बेसिकली पोलैंड को टारगेट करते हुए बोला है, अब यहाँ पर पोलैंड के अंदर भी जो है पूरी तरह से राइट है, जितने भी LGBTIQ के पर्सन्स हैं उन लोगों को राइट है, पूरा हक है कि वो लोग फ्रीडम बिल्कुल फ्री रह सकें, ठीक है, और बिल्कुल खुल के रह सकें। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज है, लगभग 27 में से जो 23 हैं, 27 में से जो 23 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, वहाँ पे उन्होंने सेम सेक्स को आप कह सकते हो रिकॉग्नाइज कर रखा है, मतलब पहचान दे रखी है, लीगलाइज कर रखा है। एंड और लीगलाइज 23 में से जो 16 हैं, 23 में से 16 ने पूरी तरह से लीगलाइज कर रखा है सेम सेक्स मैरिज, यानी जितने भी जो भी सेक्स है तो वो सेम सेक्स जो है आप कह सकते हो गे हो गया, तो यहाँ पे लोग सेम सेक्स के बीच में मैरिज हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें लीगलाइज कर दी हैं। कहाँ पर? 16 कंट्रीज़ के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, और 23 ने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब 23 में भी आप कह सकते हो एक तरीके से लीगैलिटी है, लेकिन पूरी तरह से जो लीगैलिटी है वो 16 के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो बाकी बची हुई कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है ये मेजोरिटी आप कह सकते हो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टेप उठा रहे हैं ताकि जो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है वो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर सके सेम सेक्स मैरिज को, और जो ये लोग हैं LGBTIQ पर्सन्स है वो खुलकर रह सकें, उनको पूरा अधिकार है कि वो लोग रह सकते हैं, फ्रीडम टू लिव सभी के पास है, तो उनको पास अधिकार जो है उनको इस अधिकार को हम लोग प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूरोपियन यूनियन क्या है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का आर्टिकल नंबर 3 है, बात करता है जीनोम मैपिंग के बारे में। इंडियन ओशन में हम लोग जीनोम मैपिंग करने वाले हैं। इंडियन ओशन कौन सा रीजन है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये हमारी कंट्री है, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये जो नीचे वाला एरिया है ये है इंडियन ओशन। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो साइंटिस्ट हैं कहाँ के, NIO के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के, पनाजी के अंदर यानी गोवा में। अब यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग एक वेसल भेजेंगे, वेसल मतलब एक जहाज जाएगा, सिंधु साधन। अब यहाँ पर ये लगभग 3 महीने लगने वाले इस प्रोजेक्ट में, और ये जो वेसल जाने वाला है, इस वेसल ये कितना आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर करेगा, 10,000 नॉटिकल माइल्स। अगर हम लगभग बात करें किलोमीटर्स में तो 18,520 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है कवर करने वाला है इस इंडियन ओशन में, और पूरी तरह से चीज़ों को सर्च करेगा कि हाँ जो ओशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग खोज करने वाले हैं, और ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा होने वाला है। तो आप देख पाओगे अगेन यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये बन जाता है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो इस तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट जो है कंट्री के अंदर पहली बार ऐसा होने वाला है। इसमें क्या होगा, जो ओशन है, ओशन की हम लोग बायोकेमिस्ट्री को समझेंगे, क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री है, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वहाँ पे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है, और जो पोल्यूशन वगैरह है वो बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं इस ओशन को लेकर। अब जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट है लगभग 3 साल में कंप्लीट होगा, ठीक है, 3 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और जो रिसर्चर्स होंगे जो भी यहाँ पे खोज करने जाएंगे, यहाँ पर देखने जाएंगे कि हाँ ओशन किस किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या क्या वहाँ पर है, कैसे कैसे सैंपल्स कलेक्ट करेंगे वो लोग, तो वो जो कहाँ से कहाँ तक घूमेंगे। इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक घूमेंगे, बेसिकली उन्होंने टारगेट सेट कर लिया है। ये लोग घूमने वाले हैं ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक कवर करेंगे। कौन सा रीजन, यहाँ पे आप देख पाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा मैंने एक मैप लगा रखा है, यहाँ पे आप देखो क्लियरली समझ पाओगे, बहुत ही शानदार मैप है। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ से ये लोग निकलेंगे इस तरीके से, आप देख पाओगे भारत का मैप यहाँ पे हो गया, ईस्ट साइड वाला हो गया, ये इधर से वेस्ट साइड हो गया। तो मैंने क्या बताया, ईस्ट कोस्ट से निकलेंगे इस तरीके से घूमते हुए, ऑस्ट्रेलिया की साइड से होते हुए आकर यहाँ पर, फिर इधर मॉरिशस, देन उसके बाद यहाँ पर गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होने वाली है, वेस्ट कोस्ट तक यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये रिसर्चिंग होगी, पूरी तरह से इस इंडियन ओशन के अंदर चीज़ों को देखा जाएगा और चीज़ों के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो रिसर्चर्स हैं, अब ये वो लोग क्या करेंगे, जो सैंपल वगैरह है वो कलेक्ट करेंगे ओशन में से। लगभग 5 किलोमीटर की गहराई तक जो है केबल वगैरह डाला जाएगा। केबल कौन सा, आप देख पाओगे केवलर केबल है। ये केबल वगैरह डालकर हम लोग जो है 5 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर तक का डेटा दिया गया है, हम लोग केबल डालकर सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। और हमारे पास 24 टेफ्लॉन की बोटल्स होंगी, टेफ्लॉन कोटेड वाली बैटल होंगी, उस बॉटल के अंदर हम लोग सैंपल डालने वाले हैं। और वो सैंपल लाने के बाद हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इनका जीनोपिंग मैपिंग को देखेंगे, ठीक है, जीन्स वगैरह के ऊपर रिसर्च करे जाएंगे। जीन क्या होती है, बेसिकली DNA RNA हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और इससे आप देख पाओगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर भी रिसर्च करने वाले हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर
ओशन के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख पाओगे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये बैक्टीरिया हो गए, ये बैक्टीरिया फंजाई हो गए, ये सब चीज़ें भी देखने वाले हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च होगी, पता लगाएंगे पानी के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। देखो बहुत सारी जगह पर वाटर के अंदर सिलिकेट प्रेजेंट होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, तो हम लोग खोज करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द ओशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर जानकारी होने वाली है इंडियन ओशन की। तो अभी ये रिसर्च होने वाला है, जब ये होगा या फिर कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसमें हम लोग को और भी नई नई बातें जानने को मिलेंगी। अभी फिलहाल इतना सा डेटा है, तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल इन डिटेल का पहला आर्टिकल, मतलब आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल चूज करा गया है। यहाँ पे बात करी गई है इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार। अब यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। ये तो बेसिकली क्या बोला गया है, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेंटर हमारी केंद्र सरकार ने बोला है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर म्यांमार से लोगों को आने ना दिया जाए, इलीगल तरीके से इन्फ्लक्स ना हो। इन्फ्लक्स मतलब कि एक तरीके से जो दूसरी कंट्री से लोग निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे एरिया से निकल कर आ रहे हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तभी तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। म्यांमार का इशू देखेंगे, फिर ये इलीगल इन्फ्लक्स क्या है वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस इशू को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो अभी म्यांमार के अंदर हम लोग चलो चलते हैं, घुसते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार के बारे में बात करेंगे। पहले वहाँ पे म्यांमार के अंदर अभी हाल ही में क्या हुआ है, वहाँ पे जो मिलिट्री है उसने अपना रूल लेकर आ चुकी है, मतलब मिलिट्री अपना दबदबा बना लिया है मिलिट्री ने। और इससे पहले म्यांमार के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, यानी लोगों ने अपनी तरह से, मतलब अपनी तरफ से वोट वगैरह देके एक पार्टी इलेक्ट करते थे, पार्टी बैठाते थे, ठीक है, जैसा अभी सब जगह पे होता है। तो उस पार्टी की लीडर ये थी, इनका नाम है ऑंग सुन सू की। अब यहाँ पर ये जो लीडर थी इनको डिटेंशन पे ले लिया, इनको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया, पूरी तरह से आप कह सकते हो कंट्रोल कर लिया म्यांमार को मिलिट्री रूल के द्वारा। अब देख पाओगे ये चीफ हैं, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है पूरी तरह से रूल करा गया, पूरी तरह से जो म्यांमार की मिलिट्री है वो रूल कर रही है आज के टाइम पर म्यांमार को। रीज़न क्या है, इनके द्वारा ये कहना था जो इलेक्शन हुए, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे जिसमें से ये इलेक्ट हुई थी, ठीक है, इनको आप कह सकते हो इलेक्ट करा गया था, बैठाया गया था म्यांमार के चेयर पे। नाउ अगर हम बात करें तो फिर इनके द्वारा ये बोला गया जो इलेक्शन हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं, और ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद जो है पूरी तरह से इनके द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। और म्यांमार का आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो हालत भी बहुत बुरी हो रही है म्यांमार के अंदर, प्लस जो है इन्होंने रूल जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। तो आप देख पाओगे लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए। आप देख पाओगे किस तरीके के बैनर लगा घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक हम लोगों को एक जस्टिस नहीं मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग सड़कों पर निकले पड़े हैं, और दूसरी तरफ म्यांमार की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, मना कर रही है प्रोटेस्ट मत करो, और लोग मान नहीं रहे, तो आपस में भिड़ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, जो भी प्रदर्शन है कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्टर हैं, उन लोगों को मार दिया गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे म्यांमार के अंदर क्रिएट हो रही है। तो आप समझ सकते हो क्या बुरी हालत चल रही होगी म्यांमार के अंदर। देखोगे लोगों के द्वारा ये कहना है कि जो इनके लीडर हैं, इनकी लीडर है ऑंग सुन सू की, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाया था, उनको रिलीज करा जाए। लोगों के द्वारा ये कहना है कि हमें नहीं चाहिए, हमें वापस से पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शांति से चलती हुई चाहिए म्यांमार के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, देखो म्यांमार के अंदर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मिलिट्री रूल आया है, इससे पहले भी लगभग 50 साल तक मिलिट्री रूल चला था, लेकिन अभी हाल ही में ही यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें भी आप कह सकते हो, यहाँ पर भी क्या करा गया है, मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट करा गया है। तो आई होप आप लोगों को ये म्यांमार के सिचुएशन के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाउ यहाँ पे अब बात करते हैं ये न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है MHA, उनके द्वारा बोला जा रहा है, उनके द्वारा डायरेक्ट करा जा रहा है जो इंडिया के आसपास के एरिया हैं, जैसे कि आप देख पाओगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे म्यांमार से टच करते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है। म्यांमार इन चारों से अपने बॉर्डर्स को टच करता है। अब म्यांमार के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, म्यांमार छोड़कर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर निकलकर इन सारे एरियाज में आ रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहना है कि आप चेक करते रहना, कोई इलीगली यहाँ पर म्यांमार से ना घुस पाए इंडिया के अंदर। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं बोर्ड गार्डिंग फोर्स को भी, जो भी यहाँ पे आपके बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को, जो बॉर्डर पे फोर्सेस वगैरह लगी होती है, उन सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, किसी को घुसने नहीं देना है। और यहाँ पर इनफ्लक्स जो इलीगली तरीके से जो है अगर आएगा, कोई भी अंदर आएगा, तो उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोग स्टेप उठाने वाले हैं। और वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं,
अगर हम बात करें एक साल रोहिंग्या क्राइसिस काफ़ी तगड़ा हो गया था। अभी अगर हम बात करें तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, अगर हम लोग जो रेफ्यूजीज़ हैं इनको ये क्या होते हैं, मतलब कि जो मान लो कि ये म्यांमार है, म्यांमार से आज के टाइम पर जो लोग आ रहे हैं निकल कर वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इंडिया के अंदर रेफ्यूजी बनकर आ रहे हैं, शरणार्थी बनकर आ रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया से कि हमें शरण दे दो कि वहाँ पर अभी रहने के लिए वो जगह है नहीं सही। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पाओगे कम से कम 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को इंडिया ने वैसे ही रख रखा है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अंदर ये रेफ्यूजीज़ फैले पड़े हैं। अब यहाँ पे और भी रेफ्यूजीज़ आते रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है सारे राज्य की सरकारों को। आप देख पाओगे जो नागालैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, तो इन सबको आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप कह सकते हो रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं देना है, किसी भी पर्सन को शरणार्थी का स्टेटस नहीं देना है, उसको शरण में नहीं लेना है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कॉन्वेंशन का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कॉन्वेंशन क्या होता है एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ये कॉन्वेंशन है ये यहाँ पर रूल्स बनाता है कि हाँ लोगों को क्या करना है, अगर कहीं कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोग अगर निकल कर आ रहे हैं रेफ्यूजी बनकर, तो उनको शरण देनी चाहिए। लेकिन इंडिया इसका पार्ट है ही नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला इंडिया उसका पार्ट भी नहीं है, और दूसरी तरफ आप लोग को जो है ये रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं देना है किसी भी फॉरेनर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या चल रहा है बेसिकली। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू है। हाँ, ये कू देखो इसका नाम ये याद रखना है, इसको बोलते हैं तख्ता पलट, यानी जो आज के टाइम पर म्यांमार के अंदर हुआ है, मिलिट्री ने अपना रोल बना रखा है पूरी तरह से। तो वो चीज़ें समझा रखी हैं, वो हमने अभी पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आई होप यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हाल ही में अगर बात करें तो म्यांमार के अंदर से काफ़ी सारे लोग निकल कर आए हैं। कहाँ पर आए हैं वो आप देख पाओगे, मिजोरम के अंदर एंटर करे हैं। मिजोरम में जो बहुत सारे आप कह सकते हो पुलिसमैन हो गए और विमेन हो गई म्यांमार की, वो सब वहाँ से म्यांमार छोड़ कर आके मिजोरम में आ चुके हैं। वो लोग इन्फ्लक्स मतलब एंटर कर चुके हैं, वो लोग जो दूर से बाहर से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अब यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा बेसिकली, ऐसा बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया की कौन कौन सी जगह जो है वो म्यांमार से अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इंडिया और म्यांमार लगभग शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर का बॉर्डर। ठीक है, 1643 किलोमीटर तक का बॉर्डर शेयर करा जाता है। किस किस से? म्यांमार शेयर करता है बॉर्डर इंडिया के मिजोरम से, फिर मणिपुर से, अरुणाचल प्रदेश से और नागालैंड से। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 स्टेट्स है जहाँ से जो है ये म्यांमार जो है हमसे बॉर्डर शेयर करता है। और जो लोग हैं बेसिकली ये बॉर्डर शेयर करता है तो यहीं पे घुसेंगे लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, और बेसिकली ये जो बॉर्डर एरियाज हैं वो अनफेंस्ड हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे वॉलिंग वगैरह भी नहीं हो रखी है, मतलब कि वॉल वगैरह नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे म्यांमार ये हो गया। म्यांमार का पूरा नाम बुर्मा है, ये भी याद रखना है आपको। म्यांमार को पहले बुर्मा बोला जाता था। नाउ अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ नागालैंड हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये मणिपुर हो गया और ये मिजोरम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तख्ता पलट चल रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे घुसेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इनको आप लोगों को रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं देना है, शरणार्थी का स्टेटस नहीं देना है। ओके, तो ये थी चीज़ें ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बात करी जा रही है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कॉन्वेंशन के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो क्योंकि इंडिया ने क्या बोला, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जो भी पर्सन अगर कहीं कंट्री से निकल कर आ रहा है, कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रेफ्यूजी का स्टेटस दिलवाया जाए, प्लस जो है उसको शरण में लाया जाए, यानी कंट्री जो है उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करे। ठीक है, कंट्री को क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बेसिकली ये रूल बनाता है। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो फिर इंडिया ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग किसी को भी रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं देने वाले हैं। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये बात करी गई है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन भारत के अंदर। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप देख पाओगे। तो गलत तरीके से प्रोसिक्यूशन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप देख पाओगे बोला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह लानी चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ गलत तरीके से केस चलता है, ठीक है, अगर वो मुजरिम नहीं है तो भी उसके ऊपर केस चल रहा है, तो उसको एक मुआवजा देना चाहिए, एक कंपनसेशन देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्यों है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनानी है नई नई, ताकि जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिंपल से डेफिनेशन देखें तो आप डेफिनेशन सुनो, इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चलाना, लीगल कार्रवाई करना कि मान लो उसने क्राइम करा है कोई। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि हाँ भाई वो तो दोषी ही नहीं है, उसने तो कोई क्राइम ही नहीं किया है।
ठीक है। तो अगर क्राइम नहीं किया है तो यहाँ पे सरकार ये डिसाइड कर रही है उसको कंपनसेशन देना चाहिए, उसको मुआवजा पे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत प्रॉब्लम झेली होंगी, उसके ऊपर आप कह सकते हो धब्बा भी लग चुका होगा एक बहुत बड़ा। नाउ यहाँ पे बात करें तो जो पेटिशन है वो गवर्नमेंट, आप कह सकते हो पेटिशन सेड दैट गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट हैड नॉट बॉदर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहले से एक लॉ है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स, यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देख पाओगे 277वीं रिपोर्ट है, 277th रिपोर्ट है। उसके अंदर बोला गया है अगर कोई भी यहाँ पे जस्टिस में मिसकैरेज होता है, कोई गलत तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो किसी को ट्रीट करा जाता है, तो फिर उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आज के टाइम पर इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही हैं। हमारे पास है पहले से लॉ लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। आप देख पाओगे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब वही है कि मान लो कोई एक्यूज्ड है लेकिन वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, वो दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खूब भरपूर चढ़ी है, ठीक है, आप कह सकते हो खूब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करा है उसके ऊपर, लेकिन पता चला कि वो तो दोषी नहीं है, तो फिर उसको एक मुआवजा देना चाहिए। और ये ICCPR, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, अब यहाँ पे ये बोलता है कि जो विक्टिम्स हैं, जो भी आप कह सकते हो आपका वही विक्टिम हो गए जो कि यहाँ पर ये परेशानी में आ गए बंदे, तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। जो लॉ है हमारे पास ये बोलता है कि उनको मुआवजा पे करना चाहिए। अब ये रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करें, अगेन वही बात बोली गई है, तो हम लोग उसको अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बोला ये गया है, अब ये जो पिटीशन है ये क्या बोलता है कि अगर किसी को हम लोग ये देख सकते हो गलत तरीके से हमने दोषी ठहरा दिया है, ठीक है, वो बाद में पता चलता है कि हाँ भाई वो तो दोषी है ही नहीं, वो तो मुजरिम है ही नहीं, ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा बर्डन भी पड़ता है, उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान देखो, एक तो सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है कि हाँ यार, एक तो सोसाइटी के सोशल फैब्रिक के ऊपर नुकसान पड़ेगा। दूसरा जो है, आप फालतू का केस जो है, फालतू का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, जुडिशरी के ऊपर ओवर बर्डन हो गया, यानी कि बर्डन उसके ऊपर और डबल हो गया। पहले से ही 40 मिलियन केसेस पेंडिंग है, ठीक है, अब उसके बाद ये केस और डाल दो जो कि किसी काम का है नहीं, बंदा दोषी ही नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर और ज़्यादा आप कह सकते हो बर्डन बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो लॉ ऑफ कमीशन की 277 वाली रिपोर्ट थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसने यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी अगर रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे बंदे को जो भी विक्टिम है उसको कंपनसेशन देना चाहिए, उसको यहाँ पे एक मुआवजा देना चाहिए। वो चीज़ें हमारे पास लॉ पहले से ही है, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इन चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली सरकार को क्या करना है, अब गाइडलाइंस को फ्रेम करना है, पूरी तरह से गाइडलाइंस बनानी है, जारी करनी है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बंदे को यहाँ पे सपोर्ट करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा और उसको कंपनसेट भी करा जाएगा, ठीक है। तो बोला यही जा रहा है गाइडिंग प्रिंसिपल लाई जाए, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं, देखो, या फिर अब जो ये इसके अंदर हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहले तो बंदे को क्या क्या नुकसान हो सकता है, पहले तो देखो उस बंदे को क्या क्या नुकसान होगा। पनिशमेंट मिल रही है उसको, लेंथ ऑफ डिटेंशन, उसके हेल्थ को डैमेज है, रेपुटेशन जो है ख़राब हो रही है, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी ख़राब हो रही हैं क्योंकि उसका नाम ऑब्वियसली बात है पुलिस के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर क्राइम का केस लगा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आप कह सकते हो रेपुटेशन भी पूरी तरह से ख़राब हो रही है। तो इसको देखते हुए जो हमारी सरकार है उसको क्या देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए उस बंदे को पेक्यूनरी प्लस नॉन पेक्यूनरी के फॉर्म में, यानी कि मॉनेटरी यानी पैसा दे दो उसको, ठीक है, पैसा देके उसकी हेल्प कर दो, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो, आपने बहुत परेशान कर लिया उसे। या फिर उसे नॉन पेक्यूनरी असिस्टेंस भी दिया जाए, यानी कि जैसे कि उसको मेंटल हेल्थ सर्विस दी जाए, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स दी जाए, उसको रोजगार दे दिया जाए। ये सबसे अच्छी बात है अगर उसको रोजगार दे दो तो, क्योंकि फिर उसको कोई रोजगार नहीं देगा, सोचेगा हाँ यार इसके ऊपर चार्ज लगा पड़ा है, इसका पुलिस में नाम है, उसको कोई रोजगार नहीं देगा, तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस दे दो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मज़ा भी आया होगा। नाउ मज़ा आया होगा तो वीडियो को यहीं पे अभी ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।